Good morning students. Today we are going to start a new lecture of P block elements, group 18 elements in class 12th. In previous lecture we discussed about physical and chemical properties and many compounds of group 17 elements. In this lecture we discuss about group 18 elements. Group 18 elements. इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। 6 एलिमेंट होते हैं जिसमें ये एलिमेंट हमारा जो होता है नॉट फाउंड ऑन अर्थ, ये अर्थ पर नहीं मिलता हमें। अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। एस और एस सब सेल में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लेकिन फिर भी हम इसको पी ब्लॉक में स्टडी करते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हीलियम जो होता है नोबल गैस फैमिली का एलिमेंट है, मतलब इनर्ट होता है नेचर में, यानी कि ये 1s2 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है तो इसको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसके साथ मैच करेंगी? नोबल गैस फैमिली के साथ मैच करेगी, मतलब जो इनर्ट गैसेस हैं उनके साथ इनकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं। इसीलिए हम हीलियम को भी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी पी ब्लॉक में स्टडी करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इन सभी एलिमेंट्स की। इन सभी का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है NS2 मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और फुली फिल्ड होगा तो कैसा होगा? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ तो इसको हम ग्रुप 18 को हम कहते हैं नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली, पहले हम इसको कहा करते थे इनर्ट गैसेस, लेकिन अब हम इसको कहते हैं नोबल गैस फैमिली। और उसका रीज़न ये होता है कि ये एलिमेंट्स किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम के कुछ कंपाउंड बना लिए गए हैं, जैसे हीलियम ऑक्साइड, या फिर मान लीजिए हीलियम जीनॉन ट्राईऑक्साइड, जीनॉन डाईफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, इस टाइप के हमने कुछ कंपाउंड बना लिए हैं। और अगर ये कंपाउंड बना रहा है तो हम इसको इन ग्रुप के एलिमेंट्स को कम्प्लीटली हम इनर्ट गैसेस नहीं कह सकते, तब हमने इसको बदल के नाम कर दिया नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली जो है हम इसको बोलते हैं। रेडॉन का तो आपको पता है कि ये तो अर्थ पर मिलता ही नहीं है। हीलियम जो होता है इसका 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन फिर भी ये कैसा होता है? स्टेबल होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये सभी एलिमेंट जो होते हैं ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। मोनो एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये किस फॉर्म में होते हैं? जैसे हीलियम है तो हीलियम की ही फॉर्म में होगा। He2 He3 वगैरह इनकी एटोमिसिटी इनकी 1 होती है सभी की। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक्सेप्शन ये है जीनॉन का। जीनॉन जो, अब मैं बात कर रहा हूँ इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़ में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ एटॉमिक रेडियस की। अगर मैं बात करूँ एटॉमिक रेडियस तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी कि हीलियम से लेकर रेडॉन तक, मैं रेडॉन को यहाँ से एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट फाउंड ऑन अर्थ, तो मैं केवल जीनॉन तक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हीलियम एटॉमिक रेडियस में कोई किसी तरह का वेरिएशन नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये ऑर्डर होगा इसका एटॉमिक रेडियस का, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी होने वाली है? जीनियॉन की। और सबसे छोटी रेडियस किसकी होने वाली है? हीलियम की। अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होने वाला है वो कैसा होने वाला है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं IE से। IE जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इट इज़ अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसमें क्या बढ़ रहा है? साइज़ बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूँ, अब आपको पता है कि इन सभी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। हीलियम का भी ये 1s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन जरूर होता है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जितना साइज़ इंक्रीज़ होगा
उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो हमारी कम होगी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी 1/, किसके होती है, रेडियस के। तो अब आपको मैं बताऊं तो हीलियम की यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, फिर क्रिप्टॉन और फिर हो जाएगी हमारी जीनॉन। तो जीनॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, लेकिन इन सभी के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। इन सभी में भी NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में सबसे कम एनर्जी लगेगी और सबसे ज़्यादा किसमें होगी, हीलियम में। और हीलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, हीलियम की। और क्यों होती है, क्योंकि हीलियम का साइज़ सबसे छोटा होता है और ये नोबल गैस फैमिली का एलिमेंट है। तो सबसे छोटी रेडियस मतलब इस ग्रुप में सबसे छोटी रेडियस हीलियम की है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। ये तो बात थी आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब अगर मैं बात करूँ, अब नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हम कैसे देखते हैं कि अगर मैं बात करूं ग्रुप 18 एलिमेंट्स में, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन। अब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है इनको वेपोराइज कराने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं बात करूं हीलियम का साइज़ सबसे छोटा है और हीलियम का मोलर मास भी सबसे कम है। मैं बात करूं जीनॉन की, तो जीनॉन का मोलर मास भी हाई है और इसकी रेडियस भी हाई है। तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का ऑर्डर देखूंगा तो ऑर्डर मुझे इस तरह का दिखाई देगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एंथैल्पी किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, जीनॉन के लिए, और सबसे छोटी रेडियस और सबसे कम मोलर मास होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन सबसे कम किस में होगा, हीलियम में। तो ये ऑर्डर होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करूँ अगर वाटर के अंदर, तो वाटर में ईजिली सॉल्युबल हो जाता है जीनॉन। इसका एक और भी कारण है, वो आपको आगे डिटेल में मिलेगा। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनमें वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, यानी कि ये सभी जो आपके पास एटम्स हैं, इन एटम्स के अंदर वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो अगर वान डेर वाल्स फोर्सेस लो होंगे तो उनको तोड़ने में रिक्वायर्ड एनर्जी भी कमी होगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनके जनरली लो होते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है, आर्गन, क्रिप्टन और ये आपका हो गया जीनॉन। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है किसका, जीनॉन का। अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा हूँ तो इससे क्या इंक्रीज़ हो रहा है, मोलर मास। और मोलर मास इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना ही वो ज़्यादा हैवी होगा। और इनके बीच में आपस में तो बॉन्डिंग होती नहीं है, मतलब बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। और वीक फोर्सेस होने की वजह से जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन फिर भी अगर ग्रुप में ऑर्डर चेक किया जाए तो ऑर्डर हम अब जनरल ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे, और जनरल ट्रेंड के हिसाब से टॉप टू बॉटम जाने पर मोलर मास बढ़ने लग जाता है और उसकी वजह से वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस और थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये क्लेथरेट कंपाउंड भी बनाते हैं। क्लेथरेट कंपाउंड को कहा जाता है केज कंपाउंड। अब केज बोलने का रीज़न क्या है, ऐसा होता है कि स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इन कैविटीज़ ऑफ अदर कंपाउंड। जो छोटे एटम्स होते हैं, इनके जो छोटे एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अदर किसी कंपाउंड की कैविटीज़ में या उनके केजेस के अंदर चले जाते हैं और उससे वो बना लेते हैं क्लेथरेट कंपाउंड। ऐसा होता है कि वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर का नेचर भी पोलर है, और जीनॉन की मैं बात करूं तो इनके बीच में वीक फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं इनके बीच में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और वाटर में ये बॉन्ड जो होते हैं वो H बॉन्ड होते हैं। ये वाली बॉन्डिंग कौन सी होती है, H बॉन्डिंग। अब होता क्या है कि H बॉन्डिंग करके इस तरह की एक छोटी कैविटी बना लेता है। इन कैविटीज़ के अंदर जीनॉन के एटम्स जो होते हैं वो इसके अंदर फिट आ जाते हैं। तो जीनॉन के एटम इसके अंदर फिट आ जाते हैं इस तरह से, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड। और यही रीज़न है कि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी आप देखें तो जीनॉन की सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में।
और हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हीलियम एंड नियॉन आर स्मॉल इन साइज़। जब हीलियम और नियॉन को अगर मैं इसके अंदर केज के अंदर भेज दूं तो इससे क्या होता है, ये साइज़ में छोटे होने की वजह से केज के अंदर चले तो जाते हैं लेकिन निकल भी वापस जल्दी आते हैं। तो जल्दी वापस निकल आने पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कब बढ़ रही है? जब ये ईजिली उसके अंदर फिट आ जाए। तो इस केज के अंदर ये फिट आ जाते हैं जीनोन के एटम्स या क्रिप्टन के एटम्स, जिनका साइज जो है वो इसके फिट बैठता है। तो ये इन कैविटीज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं क्लैथरेट कंपाउंड। तो ये क्लैथरेट कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन। जो हमारे कंपाउंड, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनोन। अगर मैं इनमें बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने लग जाती है? डिक्रीज, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कैसी होने लग जाती है? इंक्रीज, ठीक है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिएक्टिविटी की बात बता रहा हूँ आपको। तो रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी कैसी होती चली जाती है? इंक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अगर देखी जाए, वैसे तो आपको पता है ये सभी नोबल गैस फैमिलीज़ हैं, नोबल गैस फैमिली एलिमेंट हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब लो होती है रिएक्टिविटी। लेकिन जीनोन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसकी अगर टॉप टू बॉटम जाएँ तो रिएक्टिविटी क्या होने लग जाती है? इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज सबसे बड़ा जीनोन का है। तो जीनोन जो होता है, इसके कुछ कंपाउंड जो बना लिए गए हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि बिकॉज जीनोन है मोर रिएक्टिव other than other elements, other of this group element। तो जीनोन की रिएक्टिविटी जो होती है अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है। एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इससे निकाला जा सकता है। तो जीनोन के कुछ कंपाउंड बना लिए गए हैं, जैसे जीनोन के फ्लोराइड्स बना लिए गए हैं। कैसे करके बनाया है? जीनोन की अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूँ, ये रेशियो भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये रेशियो 2:1 है और यहाँ पर ये 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और 1 बार प्रेशर होगा। जब इस कंडीशन पर जीनोन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड होता है जीनोन डाईफ्लोराइड। अगर जीनोन फ्लोरीन के साथ 1:5 में रिएक्शन करे एट 600 डिग्री सेल्सियस एंड 5 बार प्रेशर, देन जीनोन टेट्राफ्लोराइड इज फॉर्म। तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनने लग जाता है। और अगर जीनोन जो है वो रिएक्शन कर रहा है फ्लोरीन के साथ में, जीनोन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये रेशियो जो है वो 1:20 का होता है। तो इस रेशियो पर अगर ये रिएक्शन कर रहा है और टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेल्सियस एंड 60 बार प्रेशर, देन इट कैन फॉर्म जीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो बनाएगा जीनोन हेक्साफ्लोराइड। अगर ये जीनोन डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर ले तो यहाँ से क्या बनाने लग जाता है? HCF2 और प्लस में क्या निकल जाती है? O2। तो ये जीनोन डाईफ्लोराइड बनाया जा सकता है। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, रिएक्शन करा रहा हूँ जीनोन की हाइड्रोजन के साथ। जीनोन के जो कंपाउंड है इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। अगर जीनोन डाईफ्लोराइड की मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दूँ तो ये क्या करता है कि यहाँ से जीनोन को अलग कर देता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? 2HF, ठीक है। जीनोन टेट्राफ्लोराइड भी अगर HF से हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बन जाता है जीनोन प्लस HF। तो यहाँ पर हम कितने ले लेंगे? 2H2, ठीक है। और जीनोन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन से करा दूँ तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा? 6HF और ये जीनोन अलग हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जीनोन डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और जीनोन हेक्साफ्लोराइड में इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर इसका होता है HCF2 इज ग्रेटर देन F2 एंड F6। इसका कारण ये होता है कि जीनोन डाईफ्लोराइड पे अगर मैं बात करूं तो इस पे चार्ज कितना होगा? +2, जबकि इस पर कितना चार्ज होगा? +6। चार्ज जितना कम होता चला जाएगा पॉजिटिव में, यानी कि लेस चार्ज होता चला जाएगा। चार्ज जितना कम होता चला जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा, ठीक है ना। तो जीनोन डाईफ्लोराइड पर चार्ज कम है, चार्ज कम होगा तो उससे क्या होगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही इन बॉन्ड्स को तोड़ने में रिक्वायर्ड एनर्जी हाई होगी।
तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जीनॉन डाइफ्लोराइड इज ग्रेटर देन जीनॉन टेट्राफ्लोराइड इज ग्रेटर देन जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये ऑर्डर होगा। अब देख रहे हैं जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये सभी कैसे होते हैं? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कलरलेस भी होते हैं और क्रिस्टलाइन भी होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये आपके, ठीक है। जीनॉन डाइफ्लोराइड अगर हाइड्रोलाइसिस कराया जाए इसका, तो इससे क्या होता है कि जितने भी आपके फ्लोरीन एटम हैं वो सभी आउट हो जाते हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो ये हो जाएगा 2Hc प्लस 4HF और प्लस में हो जाएगा आपका O2। तो यहाँ पर आपकी जीनॉन भी बनती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है। अगर मैं जीनॉन डाइफ्लोराइड की फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दूँ तो इससे क्या होता है कि एक फ्लोरीन एटम जो है वो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ मिक्स हो जाता है और ये अपना किस में आ जाता है? पॉजिटिव में, मतलब कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है और ये कैसा हो जाता है आपका? एनाइन। ऐसे के ऐसे अगर मैं जीनॉन हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दूं NaF की, तो ये इसकी टेंडेंसी, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो ये इजीली इसको अपना F- दे देगा। कौन दे देगा? सोडियम फ्लोराइड अपना F- दे देगा। अगर ये इसको अपना F- दे देगा तो ये HCF7 में कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव, तो ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या है? फ्लोराइड आयन डोनर हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम आयन और ये जीनॉन हेप्टाफ्लोराइड बन जाएगा, नेगेटिव मतलब एनाइन बन जाएगा। ऑक्साइड ऑफ जीनॉन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसको बनाया कैसे जाएगा कि जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, उससे क्या होगा कि जीनॉन बनेगा और जीनॉन ऑक्साइड हमारा HCO3 बनेगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे बनानी थी। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड बनेगा, HF भी बनेगा और O2 भी बनेगा। किसका हाइड्रोलाइसिस कराएं? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का। अगर मैं जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराऊं तब भी हमारा क्या बन जाता है? HCO3 और यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है? 6HF, ठीक है ना। तो HCF6 का अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब कंप्लीटली नहीं हुआ हाइड्रोलाइसिस, तो इससे क्या बनेगा हमारा? HCOF4। इसको हम बोलते हैं जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो ये भी हमारा क्या है? ऑक्साइड ऑफ जीनॉन, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है। तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराने पर केवल 2 ही फ्लोरीन एटम बाहर जाते हैं, 2 चले जाएंगे हमारे फ्लोरीन एटम बाहर और ये हमारा HF बन जाएगा और जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बनेगा। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दूं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो वही रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस एक बारी और करा दूं तो इससे क्या होगा कि HCO2F2 बनेगा, यानी कि जीनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड बन जाएगा हमारा और ये भी HF आपका अलग हो जाएगा। यहाँ कितने फ्लोरीन थे? 6, यहाँ कितने रह गए? 2। तो ये हमारा हो गया जीनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो ये इसका बनाने का मेथड है, ठीक है ना। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं शेप और ज्योमेट्री बताएंगे। तो HCF2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसमें बात कर लूं तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाता है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो एक बॉन्ड तो मैंने फ्लोरीन का यहाँ बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया। अब यहाँ पर एक एक बॉन्ड बनाने से, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 8, 2 के साथ ये शेयर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 तो मैं यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ बना दूँ, एक लोन पेयर यहाँ बना दूँ, एक लोन पेयर यहाँ बना दूँ। अब ये जो शेप है ये लीनियर शेप है। कैसी शेप है ये? लीनियर शेप। ये BSc PR थ्योरी से बताई जाती है शेप, ये लीनियर शेप होगी, ठीक है ना। और इसमें एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। ये जो एंगल है वो एक्चुअली कितना होगा? 180 डिग्री का, ठीक है ना, 180 डिग्री का एंगल होगा।
अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो Hc का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर दो तो बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 3 लोन पेयर, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर आ गया 5, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। अब मैं शेप की बात कर रहा हूँ HCF4 की, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से 4 में एक प्लेन में जमा दूँ फ्लोरीन एटम, ठीक है। और अब लोन पेयर कितने बचे इसके पास में, 2, तो एक लोन पेयर तो ये बना दिया, ऐसे कैसे एक लोन पेयर ये बना दिया। ये शेप किस तरह की बनी हुई है, स्क्वायर, ये शेप है स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पर मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, यहाँ पर जो सभी का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो यानी कि 4 + 2 मतलब 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा किसका, जीनोन का। अब मैं बात कर रहा हूँ HCF6 की, तो यहाँ पर F6 है, तो फ्लोरीन में इस तरीके से लगा दूँ, ये ऊपर जा रहा है और ये प्लेन के पीछे आएगा, तो ये वाली शेप जो है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। और यहाँ पर एक लोन पेयर भी रहेगा, क्योंकि 6 ही तो है ना, तो लोन पेयर को थोड़ा सा मैं सराउंड कर दूँ। अब ये लोन पेयर आने की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, वैसे तो मैं दूर ले जाके इसको मैं बना दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसको हम कैप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कैप्ड स्ट्रक्चर या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 + 1 का केस है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होने वाला है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें जीनोन का। तो ये इनकी शेप हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ शेप की, ये रफ कर देता हूँ। अब मैं शेप की बात कर रहा हूँ HCO4 की, तो ऑक्सी फ्लोरीन कितनी है, 4, इस तरीके से मैं अटैच कर दूं फ्लोरीन को, और एक डबल बॉन्ड से मैं क्या अटैच कर दूं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने आ गए, 4 काम आ गए और 4 यहाँ काम आ गए, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और 1 2 3 4 कितने हो गए इसके पास में, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए, कितने हो गए, 4 और 2 6, एक बचा लोन पेयर, ठीक है। तो ये वाली शेप जो होगी हमारी, ये इस तरीके से मैं बना दूँ स्क्वायर, और ये पिरामिड हो जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप है ये, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये 1 ये, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किसका, जीनोन का। तो जीनोन का यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ HCO3 की। HCO3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, Hc, यहाँ पे मैंने लगा दिया O3 डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ दिया, यहाँ मैं डबल बॉन्ड से जोड़ दूँ, यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ दूँ, कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 1 2 3 4 5 6, एक बच गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। इस शेप को मैं क्या नाम दे दूँगा, ये हमारी हो गई ट्राइगोनल, ठीक है, और ये इस प्लेन के पीछे जाएगा, तो ये पिरामिडल हो गई, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। तो ये शेप होंगी आपकी ग्रुप 18 एलिमेंट्स में।